ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। एक्चुअली कल वाले क्लास में हम लोग ऑलरेडी पार्ट 5 में चल रहे हैं, यही आपका लास्ट पार्ट है और आज आपका संभवतः सिलेबस समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि हमने आपको कहा है और आप लोगों ने रजामंदी दी है कि 3 क्लासेस में हम आपको कॉन्टेम्पररी तक लाकर छोड़ देते हैं। फिर लेकिन आप वही याद रखना, मेरे ये 3 क्लास व्यर्थ ना जाएं, इसका ध्यान आप रखना। ये 3 क्लास आपको एकदम वर्तमान एरा से, जिसको कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री कहते हो, कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको जोड़ देगा और वहीं से आपके सारे जनरल स्टडीज जुड़ जाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशन भी जुड़ जाएगा, इंटरनेशनल इकोनॉमी भी जुड़ जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी जुड़ जाएगी। तो आप लोगों को जो मैंने कहा था कि थिंकिंग क्रिएचर बनाना है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री समाप्त होते होते तक आप लोग बता देना कि कहां तक थिंकिंग क्रिएचर बन पाए। अब देखो, मैंने शायद कोई क्वेश्चन भी आपको दिया था, जो कि एक क्वेश्चन तो मैं आपको देता हूं और आज लास्ट क्वेश्चन वो दूंगा, कि कल परसों और तरसों ये 3 दिन तो मैं फिर आपको कॉमन बातें ही डिस्कस करूंगा। जिसका आज मैटर चला गया, इनको कितने पेजेस थे? 20 के करीब पेज होंगे। वो ज्यादा है लेकिन वो आपकी पूंजी होगी, उसको बचा कर रखना, आगे भी काम देगा। उसमें पैंडेमिक तक तो हम, पैंडेमिक से पहले तक तो 2019 तक हमने कर दिया है, पैंडेमिक के बाद नहीं किया है। पैंडेमिक के बाद ओरली आपसे डिस्कस कर लेंगे उस मैटर में। केवल आप लोग हमें इतना श्योर करिए कि क्या उस मैटर को आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। जो मैटर आज गया है उसको आपने डाउनलोड कर लिया है। 27 पेज है, बताओ। लेकिन उस 27 पेज से घबराना मत, वो तुम्हारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये सिलेबस नहीं है, सिलेबस आज हमारा हो जाएगा, तो उसको अलग करके रख देना। और उसका टाइटल हमने लिख कर भेजा होगा एडिशनल मटेरियल, वो तुम्हारी एडिशनल समझ देगा। देखो यूपीएससी के फील्ड में क्या है, समथिंग ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग ऑफ समथिंग। ज्यादा जानना आसान है, कम जानना मुश्किल है, क्योंकि ज्यादा जानोगे फिर सोचने वाला प्राणी बनोगे। तो क्या विचार आ रहा है मेरे स्टूडेंट्स का कि उन्होंने डाउनलोड कर लिया, और जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया होगा प्लीज प्लीज जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा और कल वही लगा देना। तो उसी डायग्राम से देखते हुए मैं इन लोगों को समझा दूंगा। उसमें मुझे समझाना ही समझाना है और उसको आप लोग एंजॉय करते हुए पढ़िएगा। उसमें कोई दबाव नहीं, ना क्वेश्चन लिखने का दबाव होगा, न कोई दबाव है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एंजॉय करना और दिमाग को खोलना है कि दुनिया वर्तमान युग तक कैसे पहुंच पाई, बस वहीं तक आपका दिमाग खोलना है। तो आपका क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था मिस्टर अंकुर? अटलांटिक चार्टर उपनिवेशवाद का एजेंडा था, उपनिवेश मुक्ति का एजेंडा था। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने कवर किया है, जल्दी बताइए मेरे स्टूडेंट, हाँ या ना। समय कम है, काम बहुत है, जल्दी किया है। अच्छा, ये क्वेश्चन में आपको मेरे हेल्प की आवश्यकता भी है, थोड़ा हेल्प चाहिए। अच्छा, ये बता दीजिए, क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है या आर्गुमेंटेटिव है? ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है या आर्गुमेंटेटिव है? ओके, सही बात है। अब देखो, उपनिवेश मुक्ति का एजेंडा तो है, आप ये कर सकते हैं कि अटलांटिक, जैसे हमको इसको शुरू करना है ऐसे करेंगे, हाँ, कि अटलांटिक चार्टर उपनिवेशों की स्वतंत्रता उपनिवेशों की स्वतंत्रता का दस्तावेज बनकर आया था।
आया था, परंतु कई बातों में यह अमेरिकी हितों से भी प्रेरित था। अब आपको चाहिए क्या कि अटलांटिक चार्टर है तो आप पैराग्राफ चेंज करिए। पैराग्राफ चेंज करके अब थोड़ा सा आप लिखिए कि अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर अगस्त 1941 में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और चर्चिल ने अटलांटिक महासागर के एक जहाज पर किया था। यह विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम से इस रूप में आगे था क्योंकि इसमें यह यूरोप के संदर्भ में नहीं, संपूर्ण विश्व के संदर्भ में था और इसमें यह घोषित किया गया था कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा। तो यहां तक आपने लिख दिया पैराग्राफ चेंज करके। परंतु अगर हम इसके उद्देश्य और प्रभाव पर गंभीरता से विचार करते हैं तो पाते हैं कि यूएसए सिर्फ इसे स्वतंत्रता का एजेंडा बनाकर नहीं लाया था बल्कि अपने बाजार के विस्तार के लिए भी लाया था। जिन क्षेत्रों में जो उपनिवेश स्वतंत्र होते हैं वहां यूएसए अपने बाजार का विस्तार करता। और दूसरे कि जहां तक इसके प्रभाव का सवाल है तो यह ध्यान रखना चाहिए कि यह सही है कि इसने औपनिवेशिक शक्तियों पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा किया, लेकिन उन पर वास्तविक दबाव नहीं पड़ सका। और सबसे बढ़कर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शीघ्र बाद चर्चिल ने ही अटलांटिक चार्टर की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। जैसे चर्चिल जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में घोषणा की तो उलट गया, उसने कहा कि देखिए ये हमारे उपनिवेश के बारे में नहीं था, यह जर्मनी के उपनिवेश के बारे में था। तो ऐसे करके इसको मैनेज कर सकते हो। अब अभी तो आप कुतर रहे हो, अभी आप थोड़ा भी अफसोस मत करना कि मुझे दिक्कत हो रही है। अभी आपने कुतरा है, चबाओगे, बौद्धिक जुगाली करोगे, फिर उसको आप लिख डालोगे। केवल ध्यान रहे कि जो भी लिखो तार्किक ढंग से लिखो, अपनी भाषा में लिखो और बिंदास होकर लिखो। अब डरने की आवश्यकता नहीं। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हो चुका था, ये हो चुका था, उपनिवेश मुक्ति हो चुका था, ये हो चुका था। अब देखिए, अब शीत युद्ध के मध्य दोनों गुटों के बीच टकराहट के कारण उत्पन्न कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संकट। अब चलिए मैं आपको अब बताता हूं। जैसे हम लोग शीत युद्ध तो कर चुके हैं पीछे, यूरोप में शीत युद्ध का कैसे विस्तार हुआ, कैसे विकास हुआ, वह भी हम लोग कर चुके हैं, आपको याद होगा। और शीत युद्ध के कारण क्या थे, उसके बाद हम लोग, आपको याद होगा कि ट्रूमैन डॉक्ट्रिन किया, मार्शल प्लान, बर्लिन ब्लॉकेड, मार्शल प्लान, ब्रुसेल्स संगठन का निर्माण, बर्लिन ब्लॉकेड, नाटो का गठन और वार्सा पैक्ट का गठन। तो हम लोगों ने यूरोप की स्थिति देख ली है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली 1940 के दशक के अंत तक यूरोप में इसका विस्तार हो चुका था, यूरोप वैचारिक स्तर पर बढ़ चुका था। लेकिन 1950 के दशक और उसके पश्चात इसका विस्तार एशियाई अफ्रीकी देशों अर्थात उपनिवेश में हुआ। उपनिवेश जो मुक्त हुए थे उनका नाम है तृतीय विश्व, थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट यह है कि पश्चिम के जो पूंजीवादी देश थे उनके लिए प्रथम विश्व शब्द का प्रयोग हुआ और जो पूरब के समाजवादी देश थे उनके लिए द्वितीय विश्व शब्द का प्रयोग हुआ। और जो एशियाई अफ्रीकी नव स्वतंत्र देश, एशियाई अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश थे, उनको तृतीय विश्व कहा गया। तो अब क्या हो, जब तृतीय विश्व अस्तित्व में आया
तो धीरे धीरे शीत युद्ध का विस्तार तृतीय विश्व में होना शुरू हुआ। इसके दो कारण थे। प्रथम कारण यह था कि चूंकि शीत युद्ध आरंभ हो गया था और शीत युद्ध में यूरोप के संसाधन तो लग चुके थे, लेकिन वो चाहते थे कि दुनिया के अन्य क्षेत्रों के संसाधनों का उपयोग करके भी हम अपनी बढ़त बढ़ाएं। तो दुनिया के संसाधनों का उपयोग करने के लिए भी वो एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश की तरफ बढ़ रहे थे। एक फैक्टर यह काम कर रहा था। और दूसरा फैक्टर यह था कि मतलब उनको लगता था कि शीत युद्ध में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए हमें पिछलग्गू देशों की संख्या बढ़ानी होगी। तो इधर यूएसए, उधर यूएसएसआर यानी सोवियत रूस, दोनों अपने समर्थक देशों की संख्या को बढ़ाना चाहते थे। तो इसी क्रम में तुम देखोगे कि कई तरह के यूएसए ने कई तरह के जोर आजमाए। जैसे उसने कुछ देशों में पाकिस्तान उसका पार्टनर बना, पाकिस्तान, जापान में ओकिनावा, पाकिस्तान, टर्की, इन सब में उसने सैनिक अड्डे बनाए अमेरिका ने। और उसने एक पश्चिम एशिया में साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम था बगदाद पैक्ट या सेंट्रो 1955 में। और दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद को रोकने के लिए एक संगठन बनाया सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो कई तरह के हथकंडे अपनाए। सोवियत रूस ने भी शीत युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सोवियत रूस ने भी अपना तरीका अपनाया। सोवियत रूस ने वो तरीका क्या अपनाया, तो उसने अपने वैचारिक मतभेद को ताक पर रखते हुए ताक पर रख दिया, जो विचारधारा के स्तर पर। और जो पूंजीवादी देश थे उसके साथ भी गठबंधन बनाया ताकि शीत युद्ध में हमारी स्थिति मजबूत हो। जैसे भारत तो साम्यवादी देश नहीं था, लेकिन सोवियत रूस ने आगे उसके साथ संबंध स्थापित किया। तो चलिए, लेकिन उस समय दुनिया में कुछ संकट ऐसे हुए जिन संकटों के बारे में आपको जानना चाहिए। उसमें एक है कोरिया संकट और उसका टाइम पीरियड है 1950 से 1953। तो आप सुनिए ये कोरिया संकट क्या है। देखिए, कोरिया है, ये चाइना के जस्ट बगल में है। तो और इधर जापान है। अब जापान देखो कितना छोटा सा कंट्री है, आपको देख कर यही जापान है मैप पर देखो। और जापान ने लगभग एशिया पैसिफिक के सारे क्षेत्रों को, देशों को जीत लिया था। अब जब 15 अगस्त 1945 को जापान ने समर्पण किया हिरोशिमा और नागासाकी के बम्बार्डमेंट के बाद, तो उसने दक्षिण पूर्व एशिया प्रशांत के देशों को खाली किया। तो जब उसने एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को खाली किया तो कोरिया को भी खाली किया। तब तक सोवियत रूस कोरिया में उत्तरी साइड से घुस गया, जैसे यूरोप में किया था। इधर फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब दक्षिण साइड से घुसे। और फिर सोवियत रूस ने वही किया, उत्तरी साइड से कोरिया को काटकर और उसको अपने ऑक्यूपेशन में ले लिया। अब उसको अपने ऑक्यूपेशन में ले लिया। इधर ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका परेशान हो रहा था। दक्षिणी कोरिया में ये देश थे। तो पहले इन सब ने कोशिश की सोवियत रूस को मनाने को कि दोनों कोरिया का एकीकरण करके चुनाव करवा दीजिए, लेकिन सोवियत रूस ने नहीं माना। जैसा आपने ऑलरेडी देखा था पूर्वी यूरोप के देशों में उसने क्या किया था। उसने यहां पर किम टू जोंग के नेतृत्व में उत्तर कोरिया में ऊपर से एक साम्यवादी सरकार स्थापित कर दी। तो फिर यूएसए ने भी दक्षिण कोरिया के सारे क्षेत्रों को जोड़ दिया। यूएसए, ब्रिटेन ने सभी ने मिलकर, और वहां उन्होंने सोचा कि ऐसा है कि यहां पर हम एक चुनाव करवाते हैं। तो इन्होंने एक तरह से उसका चुनाव करवाया, क्योंकि यूएनओ के तत्वाधान में, चूंकि दक्षिण कोरिया में इनकी जो नीयत थी। हाँ, तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि मामला फिर चूंकि अब उत्तरी कोरिया चला गया, दक्षिण कोरिया व्यावहारिक रूप में बंट गया, और एक रेखा है जो दोनों को बांटती है। उस रेखा का नाम है 38 समानांतर, 38 समानांतर। तो हुआ ऐसा कि अब 1948 में इन सब ने सोचा कि भाई चलो यहां पर कोरिया में चुनाव करवा देते हैं। तो कोरिया में इन्होंने चुनाव करवा दिया, और चुनाव करवाकर दक्षिणी कोरिया में एक प्रजातांत्रिक सरकार, यूएनओ के तत्वाधान में चुनाव हुआ, और दक्षिण कोरिया में एक प्रजातांत्रिक सरकार गठित हो गई।
जब ये सब हो गया तो अब तक यूएसए की सेना दक्षिण कोरिया में थी। तो यूएसए को लगा कि अब यहां पर चुनाव हो गया, यूएनओ के तत्वाधान में हो गया, वहां एक प्रजातांत्रिक सरकार गठित हो गई, तो फिर अब यहां हमारी सेना को रखने का कोई मतलब नहीं है। तो उसने नवंबर 1949 तक अपनी सेना को वापस ले लिया। अब इसका फायदा उत्तरी कोरिया ने उठाया। उसको सोवियत रूस के से मिले हुए 60 टैंक थे, 1 लाख की सेना थी और चीन का सक्रिय समर्थन था। तो अब चीन के समर्थन से, उसी के प्रोत्साहन पर उत्तरी कोरिया ने इन्वेजन करके, आक्रमण करके दक्षिणी कोरिया को जीत लिया। जब दक्षिणी कोरिया को जीत लिया तब संयुक्त राज्य अमेरिका सन्न रह गया, चकित रह गया कि अरे इतनी आक्रामकता, इसकी उम्मीद उसे नहीं थी। उसने तुरंत यह मामला यूएनओ में लाया और यूएनओ में उसने एक संयुक्त कमान का गठन किया। 16 देशों को मिलाकर कमान बना। उस कमान का जो कमांडर है वह हुआ मैक आर्थर, और मैक आर्थर एक अमेरिकी सैनिक जनरल था जिसने वह ज्वाइंट कमांड लिया। अब चूंकि मैक आर्थर ने ज्वाइंट कमांड लिया, अब मैक आर्थर ने इसका ज्वाइंट कमांड लिया। अब आपके मन में एक जिज्ञासा होनी भी चाहिए कि जब यूएनओ में वीटो पावर है और 5 वीटो इंजॉइंग पावर है और सोवियत रूस भी एक वीटो इंजॉइंग पावर था, तो सोवियत रूस के रहते हुए ज्वाइंट कमांड बना कैसे? इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। एक्चुअली चीनी गणतंत्र की स्थापना 1949 में हुई थी और मैंने कल के क्लास में आपको बताया था किस तरह जब माओ सेतुंग के नेतृत्व में चीनी गणतंत्र की स्थापना हुई तो चियांग काई शेक ताइवान में जाके शरण ले ली थी। लेकिन अभी भी यूएनओ का जो वीटो था, क्योंकि यूएनओ पर यूएसए का प्रभाव था, तो यूएनओ का वीटो और यूएनओ की सदस्यता अभी भी ताइवान की थी। चीनी गणतंत्र को मान्यता ही नहीं थी यूएनओ से। तो उसमें जवाहरलाल नेहरू भी चाइना के पक्ष में कैंपेनिंग कर रहे थे और सोवियत रूस तो ज्यादा ही कैंपेनिंग कर रहा था। तो उसी जोश में सोवियत रूस ने यह वादा ले लिया था, मैंने वादा कर लिया था और घोषणा कर दी थी कि जब तक चीन को यूएनओ का मेंबर नहीं, चीनी गणतंत्र को यूएनओ का मेंबर नहीं बनाया जाता और सिक्योरिटी काउंसिल की सीट उसे नहीं दी जाती, तब तक कोई भी रूसी प्रतिनिधि इस यूएनओ में नहीं बैठेगा। तो अफसोस, जब अमेरिका ज्वाइंट कमांड तैयार करवा रहा था उस समय यूएसएसआर का कोई प्रतिनिधि नहीं बैठा था सिक्योरिटी काउंसिल में। तो अब कैसे होता, सोचिए। अब जब सोवियत रूस को पता चला कि अरे अमेरिका, यूएसए तो इस तरह से ज्वाइंट कमांड फॉर्म कर रहा, तो तुरंत वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को दोहराया, लेकिन तब तक तो लेट हो चुका था, कमांड कट चुका था और एक बार कमांड कट देने के बाद अब वीटो नहीं हो सकता था, काम आगे बढ़ चुका था। उसी में यूएनओ में एक नया नियम भी आया कि अगर 5 वीटो इंजॉइंग मेंबर में कोई भी एक मेंबर अनुपस्थित हो तो उसकी अनुपस्थिति को उसकी स्वीकृति मानी जाएगी। अब मैकार्थर ने ऑपरेशन शुरू किया, दक्षिण कोरिया को आजाद कराना शुरू किया। यहां तक तो ठीक है। अब दिक्कत क्या हुई कि जब दक्षिण कोरिया आजाद हो गया तो मैकार्थर को वहां रुक जाना चाहिए था, लेकिन मैकार्थर उत्तरी कोरिया में घुस गया आर्मी लेकर, उत्तरी कोरिया को जीतने लगा। पूरी दुनिया सन्न रह गई। मतलब ये तो एक तरह से यूएनओ की ताकत का मिसयूज हुआ। उसमें ट्रिग्वी ली, स्वीडन का सेक्रेटरी जनरल था, उसकी भी छवि खराब हुई। उधर चाइना बेचैन होने लगा जब उत्तरी कोरिया को अमेरिकी आर्मी जीतने, मतलब अमेरिकी ज्वाइंट कमांड जीतने लगा। तो चाइना बार बार गर्म हो रहा था और पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो उस समय बड़ा भाई मानता था। तो माओ सेतुंग बार बार कह रहा था
कि अब हम अटैक करेंगे, हम शांत नहीं रहेंगे, और नेहरू उनको बहुत मुश्किल से शांत किया हुआ था, और नेहरू भी इस कदम की आलोचना कर रहे थे कि उत्तरी कोरिया पर अटैक नहीं होना चाहिए। तो अंत में क्या हुआ, इसी तरह चाइना का यालू नदी पार करके 2 लाख चीनी टिड्डी दल की तरह आए और सीधे टूट पड़े अमेरिकी सेना को, और उनको पीछे धकेल कर, धक्का देकर रखाया दक्षिण कोरिया में। अब इसमें जो अमेरिकी आर्मी को पीछे हटना पड़ा, इससे यूएसए की छवि खराब हुई और यूएसए की प्रतिष्ठा को धक्का भी लगा। खैर चलो, 1953 तक धीरे धीरे संघर्ष चलता रहा, लेकिन अभी किम जोंग उन के साथ जो टीटी हुई थी ट्रंप की, आप लोगों ने शायद गौर किया होगा 2020 में, तो माना जाता है कि औपचारिक रूप में कोरिया युद्ध तब समाप्त हुआ। वैसे कोरिया युद्ध कभी औपचारिक रूप में समाप्त नहीं हुआ था। तो खैर एनीवे, तो इसके बाद इस कोरियन संकट को कहते हैं कि इसने शीत युद्ध का वैश्वीकरण कर दिया। शीत युद्ध का वैश्वीकरण इसलिए क्योंकि अब तक यह शीत युद्ध यूरोप में था, और जब कोरिया में इस तरह से उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया को जीत लिया और चीन ने जो आक्रामकता दिखाई, तो यूएसए को विश्वास हो गया कि अब दुनिया में हमें अपने फैलाव करने होंगे साम्यवाद को रोकने के लिए, और तभी उसने बगदाद पैक्ट जैसा संगठन बनाया, सीटो भी बाद में बनाया, और उसने एशिया और अफ्रीका में अपने मौजूदगी को बढ़ाया, ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया, कई जगहों पर सैनिक अड्डे बनाए, और इस तरह से विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करने की यूएसए ने कोशिश की। तो इसलिए किसी आलोचक ने कहा है कि कोरिया संकट ने शीत युद्ध का वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन कर दिया। तो यह था कोरिया संकट। क्लियर हुआ मैं स्टूडेंट्स? आप मिस्टर अंकुर को इन्फॉर्म करिए जल्दी, कोरिया संकट क्लियर हुआ? ओह सॉरी, क्लियर हुआ? अब दूसरा ये सुएज नहर संकट। अब सुएज नहर संकट भी आप लोग देखो, मिस्र को देख रहे हो, और मिस्र के बगल में सुएज नहर तो मैं कितनी बार आपको दिखा चुका हूं। तो मैं आपको बताऊं कि मिस्र पहले ब्रिटेन की कॉलोनी थी, और 1954 में ब्रिटेन मिस्र से निकल गया था, लेकिन सुएज नहर से भी अपनी सेना निकाल ली थी। कर्नल नासिर वहां का सैनिक तानाशाह भी था और प्रेसिडेंट भी बना। लेकिन उस समय ब्रिटेन अपनी सुएज नहर से सेना तो निकाली थी, लेकिन सुएज नहर का पट्टा भी ब्रिटेन के पास ही था। मतलब सुएज नहर में जो भी ट्रैफिक का आना जाना होता था, उसके अर्निंग ब्रिटेन को मिलती थी, पट्टा पड़ गया हुआ था। अब जो कर्नल नासिर है, चूंकि वह मिस्र का प्रेसिडेंट और डिक्टेटर भी था, मतलब एक तरह से डिक्टेटर था, तो मिस्र का शासक था, तो उसने तो वो दर्द झेला था जो पश्चिमी शक्तियों ने, विशेषकर ब्रिटेन ने मिस्र का शोषण किया था। तो नेचुरली जैसे इंडिया का दृष्टिकोण जवाहरलाल नेहरू का साम्राज्यवाद विरोधी था, तो कर्नल नासिर का भी था। अब क्या हुआ कि जब शीत युद्ध का विस्तार हो रहा था, कोल्ड वॉर का विस्तार, तो कोल्ड वॉर की मतलब चारों तरफ जब ब्रिटेन, सोवियत रूस और संयुक्त अमेरिका अपना प्रभाव क्षेत्र बनाने की कोशिश कर रहा था, तो मैं आपको बताऊं, जो मध्य पूर्व इसको बोलते थे, मिडल ईस्ट, अरब क्षेत्र और पश्चिम एशिया को, तो उस समय उस पर यूएसए का वर्चस्व नहीं था, वो पूरे के पूरे क्षेत्र पर ब्रिटेन का वर्चस्व था। तो यूएसए भी अगर वहां पर अपना प्रभाव क्षेत्र बनाना चाहता था, तो ब्रिटेन के मार्फत ही वो करना चाहता था, ब्रिटेन के थ्रू वो करना चाहता था। तो यूएसए ने ब्रिटेन को या ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए परसुएड किया या उसको प्रोवोक किया कि आप, बेहतर है कि हमें अरब क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ानी है, तो आप वहां पर सबसे ताकतवर और सबसे महत्वपूर्ण देश मिस्र है, तो बेहतर है कि आप मिस्र से वार्ता कीजिए, और मिस्र से वार्ता करके फिर इसका कोई सल्यूशन लाइए। तब इसने मिस्र से वार्ता शुरू की, और यूएसए ने ब्रिटेन को यह कहा कि अगर मिस्र हम लोगों के कैंप में आ जाता है, तो अरब क्षेत्र में हमारी स्थिति मजबूत हो जाएगी।
तो ब्रिटेन ने पहले कर्नल नासिर को टटोला कि उसको थोड़ा सा हम अपने प्रभाव क्षेत्र में लेते हैं। कर्नल नासिर ने उसे घास नहीं डाला, क्योंकि कर्नल नासिर को उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। वो तो अपने खुद दर्द झेल चुका था इतने समय के साम्राज्यवाद का, तो उसने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। तब उसने गुस्से में आकर कि चलो मैं तुम्हें मजा चखाता हूं। मिस्र का एक परंपरागत राइवल था इराक, तो उसने इराक को अपने साथ ले लिया, ईरान को ले लिया, तुर्की को लिया, और पाकिस्तान तो हमेशा तैयार था, पाकिस्तान को लिया, और ब्रिटेन। तो ब्रिटेन, इराक, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान, इन सभी ने मिलकर 1955 में एक बगदाद पैक्ट बना लिया। बगदाद पैक्ट, इसका दूसरा नाम है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म। जब यह पैक्ट बनाया कि चलो मिस्र को मजा चखाते हैं, तो कर्नल नासिर मनोवैज्ञानिक दबाव में आ गया। उसको लगा कि अरे ये तो वास्तव में हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। तो कर्नल नासिर थोड़ा सा दबाव में आया, तो उसने क्या किया कि चेकोस्लोवाकिया जो एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, उस चेकोस्लोवाकिया से उसने हथियार मंगवाया तुरंत। तो जब चेकोस्लोवाकिया से हथियार खरीद की, तब फिर यूएसए को बुरा लगा। यूएसए ने फिर ब्रिटेन को समझाया कि देखिए वो रशियन कैंप में जा रहा है मिस्र, और कर्नल नासिर अच्छा नहीं है, इसको अपने कैंप में लाना है, तो जाइए फिर वार्ता करिए। तो ब्रिटेन ने फिर उसे टॉक्स ओपन किया, और ब्रिटेन ने उसके सामने एक बड़ा ही माउथ वाटरिंग प्रपोजल रखा। वो माउथ वाटरिंग प्रपोजल यह था कि हम और अमेरिकन और ब्रिटिश पूंजी से नाइल नदी, जो नील नदी जिसको बोलते हो, उसके ऊपर एक आसमान डैम बनेगा जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होगा, उसे मिस्र का विकास होगा आसमान डैम से। तो कर्नल नासिर को अच्छा लगा कि ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रपोजल है। वो भी उत्साहित हुआ इस प्रोग्राम पर। फिर डैम का कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया। उसमें जो बेसिक फाइनेंस कुछ उस होस्ट कंट्री को लगाना होता है, आपको पता है, तो मिस्र ने उसमें कुछ बेसिक फाइनेंस भी लगा दिया। अब थोड़ा प्रोजेक्ट जब हुआ, तो तभी कर्नल नासिर सोचा कि भाई हम फॉरेन पॉलिसी के मामले में तो इंडिपेंडेंट हैं। तो उसने उसमें चीनी गणतंत्र स्थापित हुआ था 1949 में ही। उसने चीनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को मान्यता दे दी। जब कर्नल नासिर ने चीनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को मान्यता दे दी, तब यूएसए का भी प्रेसिडेंट जवाब दे गया। उसको लगा कि भाई तो बहुत ही वाहियात आदमी है, कितना भी इसको उपकार करो, लेकिन यह तो फिर उलट के काट डालता है, ये तो हमारे काम का मतलब नहीं है लगता है। तो गुस्सा खाकर यूएसए मतलब ब्रिटेन ने घोषणा कर दी कि हम और यूएसए ये आसमान जो डैम है, बांध है, उस प्रोजेक्ट से अपनी कैपिटल को विथहेल्ड करते हैं, मतलब हम कैपिटल नहीं देंगे इस पर। अब कर्नल नासिर को लगा कि भाई बेस वर्क करवा लिया, इन्वेस्टमेंट भी इनिशियल करवा लिया, पलट रहा है, तो हम रिसोर्सेस कहां से लाएंगे। तो उसने एक काम किया, उसने कहा कि सोचो, अच्छा ठीक है। बस कर्नल नासिर ने गुस्सा खाकर जो स्वेज कैनाल का पट्टा मिला हुआ था ब्रिटेन को, उस पट्टा को रद्द करते हुए घोषणा की कि आसवान डैम को बनाने के लिए जो हमारे पास कैपिटल चाहिए, वो हम स्वेज नहर के से ही वसूल करेंगे और उसी से हम आसवान डैम बनवाएंगे। अब ब्रिटेन आग बबूला हो गया कि भाई पट्टा को आप कैसे टर्मिनेट कर सकते हो, ये तो हमारे से आपका हुआ पड़ा है। और तब वो फ्रांस से मिल गया, तो ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल भी तो हमेशा अरब कंट्री के विरुद्ध तैयार होता था। ये तीनों ने मिलकर मिस्र पर हमला कर दिया। कितना टेम्परेचर है, एक ज्यादा कर दो, कितना, हाँ 25, एक थोड़ा ज्यादा कर दो, पता नहीं। तो अब उसने अटैक कर दिया तो कर्नल नासिर ने रिजाइन कर दिया। उसके लिए कहते हैं स्वेज नहर संकट। अब अफरा तफरी मच गई, सोवियत रूस गुस्सा खाया कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सबसे बढ़कर उस समय विश्व नेता जवाहरलाल नेहरू थे, वो काफी एक्टिव हुए, तृतीय विश्व के देशों का नेतृत्व किया। यह मामला तुरंत यूएनओ में लाया गया। सबसे आपको आश्चर्य की बात यह लगेगी कि इस पूरे प्रकरण में यूएसए भी ब्रिटेन के खिलाफ हो गया, क्योंकि आइजनहावर अमेरिकन प्रेसिडेंट था और आइजनहावर का सेकेंड टेन्योर का चुनाव होने वाला था।
तो आइजनहावर को लगा कि इसके चक्कर में मैं भी फंस जाऊंगा। आइजनहावर को लगा कि इसके चक्कर में मैं भी फंस जाऊंगा और मेरा भी इमेज, क्योंकि अमेरिकन पीपुल इस आक्रमणकारी नीति के खिलाफ थे, तो आइजनहावर ने अपना पल्ला झाड़ लिया। और यूएनओ में आपको एक बड़ी अजीब बात देखने को मिलेगी कि यूएनओ में यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने मिलकर वोटिंग की। दोनों ने मिलकर वोटिंग की। किसके खिलाफ? तो ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के खिलाफ। अब जैसे यूएनओ में मामला आया तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के पास वीटो है, दोनों ने वीटो लगा दिए तो बात तो समाप्त हो गई। लेकिन उसमें क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि मामला ले आया जनरल असेंबली में, और जनरल असेंबली ने 3/4 बहुमत से वीटो को ओवररूल कर दिया। तो अब ब्रिटेन, फ्रांस के लिए कोई चारा नहीं था और इजराइल के लिए उनको निकलना पड़ा सुएज नहर से। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटेन का जो इतना बड़ा रियल एस्टेट था वो स्वाहा हो गया। मतलब सुएज नहर ने ब्रिटेन के एक तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के अंत की घोषणा कर दी, क्योंकि पूरे जो मिडल ईस्ट के क्षेत्र में ब्रिटेन का प्रभाव था वो समाप्त हो गया। ब्रिटेन का जो दबदबा था वो समाप्त हो गया। और वहां से वो निकला जो एक बहुत पॉपुलर मतलब शायरी है कि बड़े बेआबरू होके, पॉपुलर शेर है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले तो ब्रिटेन को मध्य पूर्व से बड़े बेआबरू होकर निकलना पड़ा। और ब्रिटेन को जो दुनिया निकलने से जो वैक्यूम हुआ, जो पॉलिटिकल वैक्यूम हुआ, उसको यूएसए ने भर दिया। तो मिडल ईस्ट में जो आगे जो आप यूएसए का प्रभाव देखते हो वह सुएज कैनाल क्राइसिस के बाद है। सुएज कैनाल संकट से पहले इस पर किसका दबदबा था? तो ब्रिटेन का दबदबा था। जब ब्रिटेन वही खाली किया उस रीजन को, यूएसए ने उस शून्य को भर दिया। एक बार आप लोगों का जीएस में 2014 में इस पर क्वेश्चन पूछा है। 1956 में सुएज संकट को पैदा करने वाली घटनाएं क्या थी? ये यूपीएससी का क्वेश्चन आप लोगों का जीएस में पूछ चुका है। इसने एक विश्व शक्ति के रूप में ब्रिटेन की आत्म छवि पर किस प्रकार अंतिम प्रहार किया। अंतिम प्रहार, तो वे प्रथम प्रहार क्या था? अब देखो, इसको पढ़िए कि सुएज नहर संकट शीत युद्ध का अपरिहार्य परिणाम था तथा इसने विश्व राजनीति के समीकरण को बदल दिया। शीत युद्ध के मध्य समाजवादी देशों की ओर मिस्र के झुकाव ने ब्रिटेन तथा यूएसए को चिंतित कर दिया था। अतः मिस्र को पश्चिमी गुट की ओर आकर्षित करने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका ने आसवान बांध के निर्माण के लिए मिस्र को आर्थिक सहायता देने का वादा किया, किंतु आगे मिस्र की गतिविधियों से असंतुष्ट होने के कारण इस सहायता को रोक लिया गया। बदले में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कर्नल नासिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। फलतः ब्रिटेन ने फ्रांस तथा इजराइल के साथ मिलकर मिस्र पर आक्रमण कर दिया। इससे सुएज नहर संकट के नाम से जाना जाता है। जैसे पहला पार्ट क्वेश्चन घटनाएं क्या थी, ये इतना में हो गया। जैसे बार बार मैं स्टूडेंट्स आपको समझाता हूं कि जो विश्लेषण परक लेखन होता है उसमें बहुत बड़ा को हम बहुत छोटा कर सकते हैं। जैसे कितनी लंबी कहानी सुनाई है, देखो इस पूरी गतिविधि को हमने कितने कम में कर दिया। वही मैंने कल पूछा था, आप लोगों के पास अपनी भाषा है, अगर आप चीजों को पचा लोगे और आपके पास अपनी भाषा रहेगी तो कहीं भी निबंध हो, कोई भी जगह है, आप मार नहीं खाओगे। आप कम शब्दों में बहुत ज्यादा कह जाओगे। ये आपका बहुत बड़ा यूएसपी बनेगा। तो ये पार्ट हुआ। अब इस घटना से ब्रिटेन की शक्ति और प्रतिष्ठा को धक्का लगा। इस घटना से वैसे तो द्वितीय विश्व युद्ध के, अब देखो ये दूसरा पार्ट है कि इसने विश्व शक्ति के रूप में ब्रिटेन की आत्म छवि पर किस प्रकार अंतिम प्रहार किया। अब अंतिम प्रहार क्या, तो कहीं ना कहीं पीछे के प्रहार की तरफ संकेत तो करना ही पड़ेगा। अंतिम है ये, तो देखो इसको मैंने कैसे दिया है। किस घटना से ब्रिटेन की शक्ति और प्रतिष्ठा को धक्का लगा। वैसे तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में ब्रिटेन का कद छोटा होने लगा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही, क्योंकि उसने भारत समेत एशिया के कई महत्वपूर्ण उपनिवेशों को खो दिया था। किंतु अब सुएज नहर संकट ने पश्चिम एशिया से भी उसके प्रस्थान को अवश्यंभावी बना दिया। पश्चिम एशिया में ब्रिटिश के प्रस्थान से जो एक राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने भर दिया। इस रूप में हम इस घटना को ब्रिटेन की आत्म छवि पर अंतिम प्रहार मान सकते हैं। अब आप थोड़ा मिस्टर अंकुर को एश्योर करिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को सुएज नहर संकट समझ में आ गया या कोई परेशानी।
समझ में आ गया? गुड। अब चलिए तीसरा संकट आपको बताते हैं। वियतनाम समस्या। वियतनाम में कल आपको बताई, आधी कहानी तो बता चुका हूं कि वियतनाम में हो ची मिन्ह ने एक वियतनामी गणतंत्र की घोषणा कर दी थी, आपको याद है। तो जब हो ची मिन्ह ने एक वियतनाम के गणतंत्र की घोषणा कर दी, उत्तरी वियतनाम में और दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस स्थापित हो गया और फिर वहां पर एक युद्ध शुरू हो गया। और मैंने कहा गृह युद्ध, और उधर जो फ्रांस है वह पूरे वियतनाम पर कब्जा करना चाहता था और हो ची मिन्ह उत्तरी वियतनाम को बचा रहा था। तो हो ची मिन्ह की सहायता में पहले सोवियत रूस उतर गया और फिर जब चीन स्वतंत्र हुआ 1949 में, जब चीन का आगमन हुआ तो चीन भी शामिल हो गया उसमें। शुरू तो हो गया था 1945 के बाद ही, लेकिन बाद में चीन भी उसमें शरीक हो गया। उधर फ्रांस की सहायता में यूएसए और ब्रिटेन उतर गया। मामला दोनों में संघर्ष चलता रहा। उधर मामला यूएनओ में आया और ये जो वियतनाम संकट है उसमें इंडिया ने भी वियतनाम को समर्थन दिया कि भाई वियतनाम के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया तो उपनिवेश का बहुत बड़ा पैरोकार था, उपनिवेश की आजादी का। उसमें एक भारत का डिफेंस मिनिस्टर थे कृष्णन मेनन। वो कृष्णन मेनन के बारे में कहा जाता है कि उसने इतना ऐतिहासिक और इतना इंथुजियास्टिक स्पीच दिया और इतना लंबा स्पीच दिया विदाउट एनी स्टॉप कि वो तब तक बोलता रहा जब तक फेंट करके नहीं गिर गया। तो ये मामला यूएनओ में भी था, लेकिन मैंने डीएन वियन फू की लड़ाई कल समझाया था आपको कि उसमें हो ची मिन्ह ने बड़ी ताकत दिखाई और ऊपर अपना मशीन गन खींचकर पहाड़ पर ले गया और पहाड़ पर ले जाकर और वहां से उसने फ्रांस के सोल्जर्स को निशाना बनाया। और जब चारों तरफ से फ्रांस के सोल्जर्स घिर गए तो उसने फ्रांस के सोल्जर्स को अल्टीमेटम दिया और अंत में फ्रांस के सोल्जर्स को सरेंडर करना पड़ा। जो फ्रांस के सैनिक है वो सरेंडर कर दिया। उसमें फ्रांस की छवि खराब हुई, यूएसए की भी छवि खराब हुई। अंत में 1956 में 1954 में यूएनओ ने इस पर निर्णय दिया। तब तक बैटल में भी जीत चुका था हो ची मिन्ह कि वियतनाम को डिवाइड कर दिया, जबकि हो ची मिन्ह पूरा वियतनाम चाहता था। उसमें 17 समानांतर रेखा खींच दी, लेकिन यह तय हुआ कि 2 वर्षों के बाद वियतनाम में एक जनमत संग्रह करवाया जाएगा और उस आधार पर अगर दक्षिणी वियतनाम उत्तरी वियतनाम के साथ मिल जाएगा, उत्तरी वियतनाम के साथ मिल जाएगा, अगर उस जनमत संग्रह में अगर वो निर्णय लेता है तो फिर यूनिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन यूएनओ तो यूएसए का पिट्ठू रहा था, तो यूएनओ के प्रभाव में यूएसए के प्रभाव में यूएनओ ने जनमत संग्रह नहीं करवाया। तो फिर क्या किया, हो ची मिन्ह ने सोचा कि भाई ये तो हमारे वियतनाम को कभी एकीकृत या नहीं होने देगा। तो चुपके चुपके उसने उत्तरी वियतनाम से कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को धीरे धीरे किसान के वेश में दक्षिणी वियतनाम में घुसाना शुरू किया। तो उसके कार्यकर्ता दक्षिणी वियतनाम में आने लगे और देखते देखते उत्तरी वियतनाम के बहुत कम्युनिस्ट कार्यकर्ता आ गए और किसानों के बीच वो जनाधार बनाने लगे। उनको वियत कॉन्ग कहा गया। उनका एक शॉर्ट नाम था और वो शॉर्ट नाम था वियत कॉन्ग। उनका जो एक शॉर्ट नाम था वो शॉर्ट नेम था वियत कॉन्ग, यानी उसका नाम था वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी। और वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी को कहते हैं वियत कॉन्ग। तो अब वो जब आने लगे तब अब यूएसए चिंतित हो गया। यूएसए को चिंतित होने की वजह थी कि उसका पॉलिसी थी कॉन्टेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, मतलब साम्यवाद के प्रसार को रोको। तो उसी नीति के तहत उस समय आइजनहावर अमेरिकी प्रेसिडेंट था। तो आइजनहावर का एक डॉक्ट्रिन आता है वियतनाम के संदर्भ में, उसको कहते हैं वियतनाम के संदर्भ में था, दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में, वियतनाम नहीं दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में। उसने 1954 में एक संगठन भी बनाया था जिसका नाम था सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
और उसने वहां पर एक उसकी उसकी एक डॉक्ट्रिन आता है, उसको कहते हैं डोमिनो थियरी। डोमिनो थियरी में उसने कहा कि दुनिया में कई, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया में कई डोमिनो हैं, मतलब कई क्षेत्र हैं, अगर एक में कम्युनिज्म आ गया तो दूसरे में फैल जाएगा। और उसने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया का जो कंडीशन है वो इतना फ्लूइड एंड वोलेटाइल है कि अगर एक देश में कम्युनिज्म आएगा तो दूसरे देश में तेजी से फैल जाएगा, इसलिए हर हालत में कम्युनिज्म को रोको। और रोकने के नाम पर सबसे पहली गलती आइजनहावर ने की, उसने एक अमेरिकी सेना वहां भेज दी। अमेरिकी सेना वहां भेज दी और अमेरिकी सेना वहां पहुंची, लेकिन अमेरिकी सेना किससे लड़ती? चूंकि वियतकॉन्ग तो कोई खुला नहीं था, कोई आर्मी वहां नहीं थी, वो तो किसानों के बीच में, किसानों के बीच में वियतकॉन्ग घुसे हुए थे। और जब अमेरिकी सेना वहां पहुंची तो उनके बाद वो लोग थे जो वियतकॉन्ग थे, वो अपने कमर के नीचे एक, जैसे पहाड़ी लोग रखते हैं तो एक हथियार रखते थे, एक तलवार, छोटे से तलवार टाइप का, और कमर में छिपा के रखते थे। और मौका देखकर वो अमेरिकन सोल्जर्स का गला काट देते थे और पता ही नहीं चल पाता था किसने काटा। तो अमेरिकन सोल्जर्स को भी होने लगी कैजुअलिटी। अब उसके बाद आए जॉन एफ कैनेडी, आइजनहावर के बाद। तो जॉन एफ कैनेडी ने कुछ और भी सेना उतार दी वियतनाम में, लेकिन वो सेना वियतनाम में डील नहीं कर पा रही थी कि कैसे हम वियतनाम को डील करें। फिर जॉन एफ कैनेडी के बाद आया लिंडन जॉनसन। लिंडन जॉनसन के समय तक इतने अमेरिकन सोल्जर्स की कैजुअलिटीज होने लगी कि अंत में लिंडन जॉनसन ने, मतलब सिविलियंस पर भी नेपाम बम फेंकना शुरू किया। नेपाम बम एक बम होता है, बम फेंकना शुरू किया तो बहुत सारे बच्चे, महिलाएं भी मरने लगी। लेकिन मतलब हो ची मिन्ह का जो गार्ड था, मतलब टिका हुआ था, वो अमेरिकन से घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं थे, वो लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। और बहुत सारे निर्दोष बच्चे, स्त्रियां शिकार होने लगी। तो अमेरिकन लोग तो अपने आप को ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्टर भी समझते हैं। तो अमेरिका में एक असंतोष शुरू हो गया और नारेबाजी शुरू हो गई लिंडन जॉनसन के विरुद्ध कि लिंडन जॉनसन गो अवे, हाउ मेनी किड्स यू किल टुडे, कि लिंडन जॉनसन जाओ, आज तुमने कितने निर्दोष बच्चों को मारा है। तो लिंडन जॉनसन इस बात से इतना मतलब व्यथित हुआ कि वो सेकेंड टेन्योर अमेरिकन चुनावी प्रेसिडेंट का नहीं लड़ा और उसने फर्स्ट टेन्योर के बाद ही अपना पोस्ट छोड़ दिया। उसके बाद आया निक्सन। तो निक्सन को ये समझ में आ गई कि वियतनाम में हम फंस चुके, तो अब वो निकलने की ताक करने लगा। जैसे आपने देखा कि अभी कितनी चालाकी से जो बाइडेन अफगानिस्तान से भागा है, तो अफगानिस्तान से तुमने भागते हुए अमेरिका को देखा ना, ये तो तुम लोगों के लिए करंट अफेयर था। क्या आप लोगों ने उसको, अमेरिकन केस को, अफगानिस्तान में रिसेंट की बात है, तो आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, टीवी में देखा, आप लोगों ने विजुअलाइज किया कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए तो जरा मिस्टर अंकुर हमको इन्फॉर्म करेंगे। देखा? तो अब जो वही हाल बच्चों जब मैं देख रहा था तो मुझे, हालांकि मैं वियतनाम के समय मेरी मेमोरी में नहीं थी और ये बहुत पहले की बात है, 1975 की बात है, तब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन बाद में सुना, बाद में पढ़ा तो हमें वही घटना की पुनरावृत्ति नजर आई कि मतलब अंत में निक्सन को लगा कि भाई मैं यहां से निकल नहीं पाऊंगा, तो उसने चीन और सोवियत रूस से वार्ता शुरू कर दी। उसको लगा कि जब तक इन लोगों का सपोर्ट नहीं होगा हम अपनी टखनी नहीं निकाल सकेंगे। तो चीन और सोवियत रूस से वार्ता करके, और तब उसने यह घोषित किया जो अफगानिस्तान में यूएसए ने किया था। मुझे लगा कि अरे उसी घटना की पुनरावृत्ति है। अफगानिस्तान में यूएसए ने घोषित किया था कि हम अशराफ घनी की सरकार को ही मजबूत बना देंगे कि वही खुद तालिबानियों से को रजिस्ट कर सके। और तब अमेरिकी सैनिक को उतारा और पता चला कि अशराफ घनी रात में ही भाग खड़ा हुआ, काबुल छोड़कर, आपने देखा है। उसी तरह इसने कहा कि हम दक्षिणी वियतनाम को इतना ताकतवर बना देते हैं कि उत्तरी वियतनाम से वो रजिस्ट कर लेगा। ये कह के वो अमेरिकी सैनिक को उतारा। अब केवल उसके दूतावास और कुछ गार्ड्स बचे हुए थे। बस तभी उत्तरी वियतनाम ने हमला करके दक्षिणी वियतनाम को
मिला लिया अपने में 1975 में। और आपको मतलब वो तो आज मैं वीडियो लाना वही लाना भूल गया, मैंने तो फोटो आपको दिखा था। साइगोन में जो अमेरिकी दूतावास है उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर है रखा हुआ, उस हेलीकॉप्टर पर बैठ के जो अमेरिकी लोग जो भाग रहे हैं वियतनाम से, वो बड़ी अजीब दृश्य है देखने में। आप लोग कभी यूट्यूब पर या कोई भी कहीं पर जाके पूछना कि साइगोन उसका कैपिटल था, तो वहां से कैसे अमेरिकन दूतावास एग्जिट ऑफ यूएसए फ्रॉम साइगोन, तो आपको हेलीकॉप्टर पर दिखाएगा फोटो कैसे अमेरिकन लोग भागे थे। वही चीज हमको अफगानिस्तान में देखी, हमको लगा हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी देन एज ए फार्स। तो ये घटना हुई। तो ये है वियतनाम संकट। और जिस वियतनाम को बचाने के लिए यूएसए का 58,000 सोल्जर्स मारे गए, 58,000 सोल्जर्स हताहत हुए, वो वियतनाम को बचाया नहीं जा सकता। तो इसलिए इसको अमेरिका का वाटरलू कहा जाता है। वियतनाम किया, जैसे जो यूएसए से नहीं जीत पाते वो वियतनाम की याद दिलाते हैं। अब तो उसका यूएसए का दूसरा दृष्टांत भी हो गया अफगानिस्तान। अब तो वियतनाम लोग भूल गए, अब तो यूएसए को डिसग्रेस करना होता है तो अफगानिस्तान का उदाहरण देते हैं कि याद है कैसे भागे आप अफगानिस्तान से। अब ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट है क्यूबा मिसाइल संकट। ये क्यूबा मिसाइल संकट क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये हुआ अमेरिकन, ये हुआ यूएसए, ये उसका दक्षिण में मेक्सिको है, और ये जो अटलांटिक ओशन उसी में तुम देखोगे ये क्यूबा है, ये हवाना उसका कैपिटल है। अगर देखोगे तो ये कितना, ये तो मान के चलिए यूएसए से 90 मील्स या कुछ ऐसा ही डिस्टेंस है उसका, कोई ज्यादा नहीं है। क्यूबा को बहुत समय से यूएसए अपने प्रभाव में लिया हुआ था। जो स्पेन से 1998 में जब वॉर करके क्यूबा को, मतलब 1898 में जो एक तरह से स्पेन से छीना था क्यूबा, उस समय से क्यूबा को अपना वर्चस्व बना के रखा हुआ था। लेकिन 1959 में क्यूबा में एक गुरिल्ला लीडर था, उसका नाम था फिडेल कास्त्रो। क्यूबा में जो पहले सरकार थी वो अमेरिका की पिट्ठू सरकार थी, अमेरिका के पक्षधर सरकार। उसके तख्ता को फिडेल कास्त्रो ने पलट दिया, और उसे तख्ते को पलटने के बाद और तब फिडेल कास्त्रो ने उसे उसके तख्ता को पलट दिया और पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेकिन फिडेल कास्त्रो एक कम्युनिस्ट लीडर बन गया। पहले गुरिल्ला लीडर था, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लिया और कम्युनिस्ट लीडर बन गया। और उसका दृष्टिकोण यूएसए विरोधी था। तो उसने क्या किया कि चूंकि क्यूबा में जो जितने भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज या इंपॉर्टेंट संस्थान थे उस पर अमेरिकन पूंजी का कब्जा था, तो उसने सभी को राष्ट्रीयकरण करना शुरू किया। नेशनलाइजेशन का मतलब है कि अमेरिका के हाथों से छीनने लगा। यूएसए बहुत बेचैन हुआ, तो यूएसए ने बहुत तरह के पहले स्टेप उठाए। पहले आर्थिक इकोनॉमिक लॉस देना चाहा क्यूबा को, तो उसने क्यूबा से आने वाले चुकंदर, चीनी, ये सब के इंपोर्ट में भयंकर कटौती कर दी, और भी कई तरह से उसके विरुद्ध आर्थिक पाबंदी लगा दी। लेकिन उससे फिडेल कास्त्रो नहीं रुका। तब यूएसए ने फिडेल कास्त्रो पर जानलेवा हमला करवाया पिग आइलैंड में, लेकिन वो फिडेल कास्त्रो को नहीं मरवा सका। फिडेल कास्त्रो बच गया। तो अब जब कास्त्रो के बचने के बाद और कास्त्रो को इस बात का एहसास हो गया कि भाई हमने तो एक बहुत बड़े सुपर पावर से दुश्मनी मोल ले ली है, यानी सुपर पावर से, तो ये तो हमें निशाना हमेशा बनाने की कोशिश करेगा। तो लोहे को ही लोहा काटता है, तो हमको इस सुपर पावर से बचने के लिए एक दूसरे सुपर पावर की सहायता और सहयोग लेना चाहिए। तो उसने सोवियत रूस से संपर्क किया। सोवियत रूस का प्रेसिडेंट था ख्रुश्चेव, निकिता ख्रुश्चेव। उसको लगा कि ये बहुत अच्छा अवसर हमारे लिए है, क्योंकि देखो अब यूएसएसआर की साइकोलॉजी को समझो। यूएसए यूरोप में बैठा हुआ था, ब्रिटेन फ्रांस तो उसके मित्र थे ही। जस्ट यूएसएसआर का पड़ोसी जो पूर्वी जर्मनी है, सॉरी पश्चिमी जर्मनी है, वहां पर उसके मिसाइल लगे हुए थे। तुर्की जो सोवियत रूस के जस्ट नियरेस्ट है,
मतलब ब्लैक सी के इधर और ब्लैक सी का उधर। आप कुसुमतुनिया से देखो क्या लोकेशन है उसका। और वहां पर भी अमेरिकन मिसाइल लगे हुए थे। तो सोवियत रूस तो फिर अमेरिकन मित्रों से घिरा हुआ था, और अब तक अमेरिकी महाद्वीप में सोवियत रूस का पांव नहीं जम पाया था। जब फिडेल कास्ट्रो ने उसे मित्रता का ऑफर दिया तो उसको लगा कि अरे अब तो हम यूएसए के पड़ोस में पहुंच जाएंगे और हम भी टिट फॉर टैट करेंगे, इनको दिखाएंगे, मजा चखाएंगे क्या होता है। बस तुरंत निकिता क्रुश्चेव ने उसे मित्रता का हाथ मिलाया। और फिर चुपचाप कास्ट्रो ने, चूंकि क्यूबा पर अमेरिकी हमले का खतरा था, तो यहां पर देखो ये मिसाइल साइट है, ये मैप पर, ये मैप आपको मिला होगा। तो उसने आकर मीडियम रेंज के परमाणु हथियार सोवियत रूस ने यहां इंस्टॉल कर दिए। तो सोवियत रूस ने यहां इंस्टॉल कर दिए चुपके से, यूएसए को पता नहीं चला। लेकिन वो तो पूरा अमेरिकी क्षेत्र पर यूएसए की पेट्रोलिंग होती रहती थी। तो यूएसए का एक टोही विमान था, गुप्तचर विमान, उसका नाम था U-2। वो जब अटलांटिक महासागर और क्यूबा के आसमान से गुजर रहा था, उसके पास से, क्यूबा के पास से, तो उसने कुछ ऐसी फोटोग्राफ लिए जिसमें सीधा न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा में लगा हुआ दिख गया। जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट था, उसने तुरंत वो फोटोग्राफ उसने प्रेसिडेंट हाउस को प्रस्तुत कर दी। जो प्रेसिडेंट हाउस में जिस समय वो गया तो वहां तो खलबली मच गई। जॉन एफ कैनेडी तो बहुत ज्यादा एजिटेटेड हुआ। उसने फिर एक बार मुनरो सिद्धांत, वो आपको मैंने बताया हुआ है, उसको फिर दोबारा पुनर्जीवित किया। कहा क्यूबा अमेरिका का गलियारा है और कोई बाहरी शक्ति अगर क्यूबा के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करती है या अमेरिकी, तो अमेरिका के मामले में हस्तक्षेप होगा। और तब यहां से उसने अल्टीमेटम भेजा निकिता क्रुश्चेव को कि आप अपने मिसाइल को अविलंब हटा लो। तो निकिता क्रुश्चेव ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया कि ये मिसाइल हटाना तो दूर रहा, हम आ रहे हैं और कुछ नए मिसाइल लगाने के लिए। तब यूएसए ने कहा कि तुम आओ, तुम्हें हम मिसाइल नहीं लगाने देंगे। उसके बाद जब उधर यूएसएसआर का परमाणु हथियारों से लैस होकर मिसाइल भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर में चला, और जिसी समय उसका मतलब न्यूक्लियर मतलब परमाणु हथियारों से लैस होकर यूएसएसआर का शिप चला, तब तक अमेरिकन शिप परमाणु हथियारों से लैस होकर क्यूबा के रास्ते पर एकदम क्यूबा को चारों तरफ से घेर लिया कि हम रशियन शिप को पहुंचने नहीं देंगे। अब यह शिप, रशियन शिप अटलांटिक महासागर की तरफ बढ़ रहा था और इधर अमेरिकन शिप का रास्ता रोका हुआ था। दोनों परमाणु हथियार से लैस थे। सीधा परमाणु युद्ध का खतरा नजर आ रहा था कि अरे यह क्या होगा, अब क्या होगा। पूरी दुनिया दिल थामे बैठी थी। उस समय संयोग से देखो रेडियो का युग था, दूरदर्शन का युग नहीं था। नहीं तो आजकल में कि जिस तरह का आप देखते हो सेंसेशनल जर्नलिज्म है, उसमें तो लोगों को जीना जर्नलिस्ट और भी मुश्किल कर देते। वो सीधे दिखाते कि देखिए इधर की अटलांटिक महासागर में जब मिसाइल छूटेंगे तो दुनिया का क्या होगा। और दुनिया में ऐसा विध्वंस दिखाता कि लोगों की नींद वैसे भी आधी उड़ जाती। लेकिन चलिए, वो दूरदर्शन का युग नहीं था। और जब ये शिप बढ़ रहा है, अमेरिकन शिप रोके हुए है, दुनिया को लग रहा है कि भाई ये तो पूरी दुनिया को ही हॉस्टेज बना दिया। भाई तुम दोनों के इस बड़प्पन की लड़ाई में पूरी दुनिया कहां जाएगी। अगर अटलांटिक महासागर में अगर परमाणु हथियार छूटेंगे इतने तो क्या होगा। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे थे कि अटलांटिक महासागर में फुलझड़ी छूटेगी तो कैसी होगी, पानी कहां जाएंगे। बहुत तरह की अटकलबाजियां चल रही थी। लेकिन जब उसको कहते हैं आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन, माने एकदम आंख मिला के दोनों एक दूसरे से सामना कर रहे थे, उसी समय जब नजदीक जब यूएसए का शिप आता है, सॉरी सोवियत रूस का शिप, तो लास्ट मोमेंट में क्रुश्चेव कहता है शिप को वापस मोड़ लो। और एक बार रशियन शिप यू टर्न लेता है, पीछे की तरफ मुड़ जाता है। पूरी दुनिया चैन की सांस लेती है।
उस समय अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी था, वह भी बैठा हुआ था, वो कैमरा से वहां से ऑब्जर्व कर रहा था कैसे दोनों शिप टकराने की स्थिति में। उसने भी एक चैन की सांस ली कि थैंक्स गॉड ट्रेजेडी हैज बीन एवर्टेड। लेकिन अमेरिकन एरोगेंस देखिए, मीडिया ने उससे पूछा कि इट वाज एन आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन, तो कितना एरोगेंटली अमेरिकन ने जवाब दिया। उसने कहा कि बट इट इज नॉट मी, इट इज नॉट अस बट रशियंस हु ब्लिंक्ड। मतलब कहा कि भाई आप दोनों का आई टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन था। तो उसने कहा हमने पलक नहीं झपकाई, रूसी लोगों ने पलक झपकाई। मतलब एक तरह से तो खैर चलिए, इस घटना के बाद हालांकि ये फिर दोनों के बीच अब एक लेटर लिखा निकिता क्रुश्चेव ने जॉन एफ कैनेडी को, और उसको कहा कि देखिए हमने क्यूबा में पर्चेपास्त्र लगाए हैं तो आपको इतना कष्ट हुआ क्योंकि क्यूबा आपका गलियारा है, आपके शब्दों में। उसी प्रकार से ही तो तुर्की हमारा गलियारा है, तुर्की, और वहां पर आपने जुपिटर मिसाइल लगा रखा है। तो आप दो शर्तों को पूरा करिए, हम क्यूबा से मिसाइल हटा लेते हैं। एक शर्त यह है कि आप जुपिटर मिसाइल तुर्की से हटा लीजिए, और दूसरा आप वादा करिए कि भविष्य में आप क्यूबा पर इन्वेजन नहीं करेंगे, क्यूबा पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो जॉन एफ कैनेडी ने जवाब दिया कि देखिए जहां तक जुपिटर मिसाइल हटाने का सवाल है तो ये मेरे बस की चीज नहीं है अभी, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अमेरिका का मिसाइल नहीं है, ये नेटो का मिसाइल है, ये नेटो के निर्णय से ही हट पाएगा। लेकिन हां, हम यह वादा करते हैं आपको कि हम क्यूबा में भविष्य में हमला नहीं करेंगे। फिर निकिता क्रुश्चेव ने मिसाइल को वापस लेने का निर्णय लिया। इस बात से क्यूबा को बड़ा सदमा, उसमें फिडेल कास्ट्रो तो बड़ा डिस्टर्ब हुआ और बहुत उसको झटका लगा। लेकिन खैर चलिए, फिर बाद में मैनेज हो गया और मिसाइल हट गया और ये ट्रेजेडी एवर्ट कर गई। लेकिन इससे पूरी दुनिया में एक भय व्याप्त हो गया कि भाई इस तरह तो ये लोग इरिस्पॉन्सिबली कभी परमाणु युद्ध छेड़ सकते। तो इस खतरा से बचने के लिए 1963 में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के शीघ्र बाद एक हॉटलाइन एग्रीमेंट हुआ अमेरिका और रशिया के। हॉटलाइन एग्रीमेंट का अंदर डायरेक्ट टेलीफोनिक कनेक्शन जुड़ा कि कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पहले फोन कर लीजिए, नहीं तो हो सकता है कंफ्यूजन में कहीं वॉर छिड़ जाए। तो डायरेक्ट आपके बीच एक टेलीफोनिक कांटेक्ट रहा कि वार्ता करिए ताकि टेंशन रिलीज हो जाए। इसको कहते हैं हॉटलाइन एग्रीमेंट। तो ये क्यूबा मिसाइल संकट का है। तो ये चौथा वाला आप समझ गए होंगे। पहले आप मिस्टर अंकुर को एश्योर करिए कि आप क्लियर हुए कि नहीं हुए। आपको कोई हेल्प? क्लियर हुए? कोई दिक्कत नहीं? हॉटलाइन एग्रीमेंट का मतलब कि डायरेक्ट टेलीफोन का लाइन जोड़ना, डायरेक्ट जो टेलीफोन का लाइन जोड़ना है उसी को हॉटलाइन एग्रीमेंट कहते हैं। तो उसी का नाम दिया गया हॉटलाइन एग्रीमेंट। बाकी ओके है ना? ओके। अब चलिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष तो आप लोग जानते ही हो। गुटनिरपेक्षता अब ये शीत युद्ध पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दो अलग अलग गुट बन रहे थे, अमेरिकी गुट और रशियन गुट, और नव स्वतंत्र देशों को यह विकल्प दिया जा रहा था कि आप इस गुट के या उस गुट के सदस्य बने, तो 1946 में संविधान सभा को संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि प्राय नव स्वतंत्र देशों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इस गुट या उस गुट का सदस्य बने, लेकिन भारत यह स्पष्ट करता है कि वह गुट निरपेक्ष रहेगा।
अब देखिए, एक तरह से अगर तुम कहो तो जवाहरलाल नेहरू की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। हालांकि वो कहते थे गुट का मतलब ब्लॉक नहीं है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब तीसरा ब्लॉक नहीं। कहीं ना कहीं उनके मन में था कि चीन और भारत ये दोनों एक शोषित देश है और दोनों एशिया का बड़ा ही जाइंट नेशन है, बड़ा ही विशाल राष्ट्र है। अगर इन दोनों के बीच आपस में दोस्ती हो गई और एशिया या अफ्रीकी देश भी इनसे जुड़ गए तो हम इस महाद्वीप में ना तो अमेरिका को आने देंगे और ना ही रूस को आने देंगे और हम एक तीसरी शक्ति के रूप में रहेंगे। कहीं ना कहीं उनके मन में था, स्पष्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हो नहीं सका। चीन ने ही धोखा दे दिया और पूरी योजना धरी रह गई। खैर चलिए, अब सवाल उठता है गुट निरपेक्षता का मतलब तटस्थता नहीं लगाया जाना चाहिए कि मैं तटस्थ रहूंगा, पृथकता भी नहीं लगाना चाहिए, निष्पक्षता भी नहीं लगाना चाहिए कि हम अंतर्राष्ट्रीय मामले से अलग हैं। इसका मतलब है कि दोनों महाशक्तियों से संबंध रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना, इसी को कहते हैं गुट निरपेक्षता। अब यहां पर आपको बताया जा रहा है कि भाई गुट निरपेक्ष ताकि नीति को प्रेरित करने वाले कारक क्या थे। तो कारक थे कि नव साम्राज्यवाद से बचने के महत्वपूर्ण, जैसे ऐसा देखा गया कि भाई ये जो साम्राज्यवाद का तो समाप्त हो गया, लेकिन मैं कल आपको नव साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद बताया हूं। तो नव उपनिवेशवाद से बचने का क्या तरीका है? नव उपनिवेशवाद से बचने का यही तरीका है कि आप अपने आप को दोनों गुटों से अलग रखिए। नहीं तो अगर आप किसी गुट में जाएंगे तो आपको अपनी विदेश नीति गिरवी रखनी पड़ेगी, तो आपकी स्वतंत्रता का मूल्य क्या रह जाएगा। दूसरा है कि नव स्वतंत्र देशों के समझ प्राथमिकता आर्थिक विकास की थी। मतलब अब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस, आपको आर्थिक विकास करना है। आप इस सैनिक गुट के सदस्य हुए या उस सैनिक गुट के सदस्य हुए तो वो तो रेयर रिसोर्सेज जो आपको डेवलपमेंट पर खर्च होना है वो सैनिक तैयारी में लग जाएगी, तो हम वो काम क्यों करेंगे। तीसरा फैक्टर है कि भारत और मिस्र जैसे देशों का मानना था ये गुट निरपेक्षता तो हमारी संस्कृति में ही निहित है, हम तो प्राचीन काल से ही गुट निरपेक्ष हैं। और भारत और कुछ अन्य देशों का मानना था कि स्वतंत्रता का मूल्य क्या है जब हम विदेश नीति हमारी स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि अब देखो, अब किसी गुट का सदस्य बनोगे तो आपकी विदेश नीति वह गुट निर्धारित करेगा, फिर आप स्वतंत्र कहां रह जाओगे। अब गुट निरपेक्ष संगठन में कहोगे तो औपचारिक रूप में तो इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत बेलग्रेड में 1961 में हुई, लेकिन इसकी आधारशिला तैयार हुई थी 1955 के बांडुंग सम्मेलन में। 1955 में जो बांडुंग सम्मेलन हुआ उसमें गुट निरपेक्षता का आधार तैयार हुआ था और बांडुंग सम्मेलन में ही 29 देशों ने हिस्सा लिया था, एशियाई अफ्रीकी देशों ने। फिर 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में वहां यह सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता मार्शल टिटो ने की और फिर 25 देशों ने हिस्सा लिया और वहीं से औपचारिक रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई कि हमें दोनों गुटों से, सैनिक गुटों से परहेज करना है, हमें स्वतंत्र रूप में विदेश नीति का संचालन करना है, मिलजुल के अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर हमें वोटिंग करनी है, मतदान करनी है। अब इसका योगदान क्या है, इस योगदान को देखिए। इसका योगदान है कि इसने आरंभ से ही उपनिवेश मुक्ति, दक्षिण अफ्रीकी सरकार की रंगभेद नीति का विरोध किया और परमाणु परीक्षण को रोकना आदि अपना लक्ष्य निर्धारित किया। जैसे जब यह संस्था 1961 में आई थी तब दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति चल रही थी। रंगभेद का मतलब है कि वहां के जो ब्लैक लोग हैं उनको एक तरह से क्वारंटाइन करके रखा गया था, बिल्कुल अलग, कंप्लीट इसको सोशल सेग्रीगेशन करके। तो इसका विरोध किया गुट निरपेक्ष आंदोलन ने और गुट निरपेक्ष आंदोलन ने थ्रू आउट उपनिवेशों की मुक्ति की वकालत की। दैट इज द वन फैक्टर। सेकेंड वन फैक्टर है, और 1961 में फ्रांस ने परमाणु परीक्षण किया है, जैसे 1945 में अमेरिका ने किया, 1949 में सोवियत रूस ने, 1953 में ब्रिटेन ने, 1961 में फ्रांस ने। तो फ्रांस ने जो परमाणु परीक्षण किया तो इसका भी गुट निरपेक्ष आंदोलन ने विरोध किया था। दूसरा, तृतीय विश्व के देशों को संगठित कर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मिलजुल कर मतदान किया।
मतलब तृतीय देश विश्व के देशों को संगठित किया और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मिलजुल कर मतदान किया। इतना तक कि पश्चिमी देशों के द्वारा भी इसे गंभीरता से लिया गया। इतना तक कि जो पश्चिमी देश हैं उनके द्वारा भी इसे गंभीरता से लिया गया। मतलब ये अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन में मिलजुल कर मतदान करते थे, उनका वजन बढ़ गया। और फिर इन्होंने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्होंने एक G77 ग्रुप 77 जैसे संगठन का निर्माण किया और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को प्रजातांत्रिकरण पर बल दिया। हमने G77 के का जो समूह है उसने कहीं ना कहीं यूएनओ में बैठकर जो अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक संबंध है उसके प्रजातांत्रिकरण करने पर बल दिया। लेकिन सीमाएं क्या है देखो, आंदोलन के आरंभ के कुछ समय पश्चात अपने मूल मार्ग से विचलित हो गए। जब चले थे तो बहुत अच्छा था, लेकिन मूल मार्ग से विचलित हो गए और राजनीतिक मुद्दों की ओर मुड़ गए। मतलब चले थे, ये शब्द यहां पर हो गया। आंदोलन के आरंभ में कुछ समय पश्चात अपने मूल मार्ग से विचलित हो गए और राजनीतिक मुद्दों से, एक्चुअली कुछ छूट गया है, राजनीतिक मुद्दों से आर्थिक मुद्दों की ओर मुड़ गए। मतलब ये आए थे राजनीतिक मुद्दे लेकर, लेकिन ये धीरे धीरे आर्थिक मुद्दों की ओर मुड़ गए। और राजनीतिक मुद्दों में जैसे उपनिवेश मुक्ति है या रंग भेद की नीति है या अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए किया गया प्रयास है, उसमें कुछ कमी आ गई और मुख्य रूप से आर्थिक मुद्दों से उलझ गए। आर्थिक मुद्दों की ओर मुड़ गए। ओके, और फिर इसके अधिकांश सदस्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा सोवियत रूस की ओर झुक गए। अब ये भी एक बहुत अपने आप में बड़ी बात है कि कहने के लिए गुटनिरपेक्ष रहे, लेकिन इनके जो अधिकांश देश है या तो सोवियत रूस की तरफ झुक गए या संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ झुक गए। इन्हीं दोनों की तरफ झुक गए। जैसे इसी में एक दिलचस्प बात आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मिला होगा, एक श्रीलंका का प्रेसिडेंट थे जयवर्धने। तो जयवर्धने ने व्यंग से एक बड़ी अच्छी बात कही। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1979 में क्यूबा की राजधानी हवाना है, वहां पर फिडेल कास्ट्रो थे, वहां का वही अध्यक्षता कर रहे थे। तो हवाना में सम्मेलन हुआ और फिडेल कास्ट्रो ने अध्यक्षता की। तो फिडेल कास्ट्रो ने तृतीय विश्व के देशों को कहा कि देखिए, चूंकि यूएसए का रुख साम्राज्यवादी है, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम लोग अपने आप को यूएसएसआर के सहयोगी के रूप में जोड़ लें। तो इस पर श्रीलंका का जो प्रेसिडेंट है जयवर्धन ने, उसका लगा कि भाई आप एक तरफ कह रहे हो हम गुट निरपेक्ष हैं, आंदोलन गुट निरपेक्ष है, और फिर आप किसी गुट में शामिल होने की बात कर रहे हो। तो इस पर व्यंग से उसने एक बड़ी अजीब बात कही कि देखिए, अब गुट निरपेक्ष दो ही देश रह गए हैं, या तो संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत रूस। मतलब बाकी जितने भी देश हैं, मतलब वो दोनों गुट निरपेक्ष है। मतलब सारे देश उनसे गुट मिलते हैं, लेकिन वो किसी से नहीं मिलते, इसलिए वो गुट निरपेक्ष है। तो और फिर श्रीलंका उससे हट गया आंदोलन से। अब एक समस्या आई कि तृतीय विश्व के देशों में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मेंबर थे, उनके बीच खुद ही मतभेद हो गया, कई युद्ध हो गए, संघर्ष हो गया, पूरा का पूरा योजना ही ठप हो गया। अब जैसे 1962 में, अब 1961 में मूवमेंट चला, 1962 में चीन भारत युद्ध हो गया, 1970 में चीन ने वियतनाम पर हमला कर दिया, 1965 और 71 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हो गया, और 1980 और 1988 के बीच 8 वर्षों तक ईरान इराक के बीच युद्ध चलता रहा। तो इस तृतीय विश्व के देशों में आपस में युद्ध होने के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन कमजोर हो गया। फिर उसके बाद इसके सदस्य देशों की स्थिति में भी अंतर आने लगा। अब देखो, मिस्र है, वो गुटनिरपेक्ष था, अमेरिका के साथ कैंप डेविड समझौता करके अमेरिकी गुट में चला गया। उधर यूगोस्लाविया था, जिसका मार्शल टीटो थे, पहले 3 ओरिजिनल फाउंडर मेंबर थे, एक मेंबर भारत था, दूसरा मिस्र था, तीसरा यूगोस्लाविया था। तो मिस्र अमेरिका के साथ एक संधि करके कैंप डेविड का समझौता करके अनवर सादात अमेरिकी गुट में चले गए। उधर यूगोस्लाविया का विघटन हो गया। आज जहां यूगोस्लाविया का, तो आज वहां 7 देश हैं। और भारत तुम कहोगे तो भारत भी अब गुटनिरपेक्षता पर उतना डेडिकेटेड नहीं रहा। 1962 के चाइना वॉर से 1971 में जब 20 वर्षों की संधि इंदिरा गांधी ने सोवियत रूस के साथ की थी, तो कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्षता की भावना का उल्लंघन तो वो भी था।
तो इस तरह से आप देखते हो कि इधर भारत भी इसको बहुत गंभीरता से कभी नहीं लिया। अब एक मुद्दा आता है, क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक रह गया है? तो देखो, पहले वाले फॉर्म में तो नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि ये संस्था एक तरह से डिफंक्ट कर गई और सारे देशों के बीच का मुख्य एजेंडा ही बदल गया है। लेकिन एज ए पॉलिसी गुटनिरपेक्षता समाप्त नहीं हुई है। अब आप ही देखिए, आज ही यूक्रेन और सोवियत रूस के बीच का रूसी गणतंत्र के बीच की समस्या है, या फिलिस्तीन या इजराइल के बीच की समस्या है, तो भारत का क्या रुख होता है? हम कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, या अमेरिका और चाइना का है तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर की बात करते हैं, लेकिन हम एससीओ से भी तो जुड़े हुए हैं। हम क्वेड में हैं तो हम एससीओ में भी हैं, हम ब्रिक्स में भी हैं। तो मतलब यह हुआ कि गुटनिरपेक्षता तो अभी भी प्रासंगिक है, लेकिन हाँ, और सबसे देखो, अब यूएनओ के बाद सबसे बड़ा संगठन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, और ये सबसे बड़ी चीज है कि तृतीय विश्व के देशों का है। तो आज शब्द बदल गया है। आज सुनोगे तुम गुटनिरपेक्षता से बहुपक्षीयता, मतलब फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट शब्द। अब देखो, यही गवर्नमेंट एनडीए प्रयोग करती है, मल्टी अलाइनमेंट। तो मल्टी अलाइनमेंट कह देने से चीजें तो बदल नहीं जाएगी, भाव तो कहीं ना कहीं एक ही है। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो कि विश्व में आज भी ऐसी समस्या है जिस पर तृतीय विश्व के देशों की सहमति हो सकती है, जैसे पर्यावरण संकट के मुद्दे पर, या आतंकवाद के मुद्दे पर, या जो विश्व व्यापार संगठन में जिस तरह से पश्चिमी देश बाकी तृतीय विश्व के देशों को दबाने की कोशिश करते हैं, वहां पर भी एकता की जरूरत हो सकती है। लेकिन उसके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संगठन को, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को पुनर्संगठित करना होगा, उसका एजेंडा बदलना होगा। प्रासंगिक तो किसी न किसी रूप में है, लेकिन उसका एजेंडा बदलना होगा और उसका पुनर्संगठन करना होगा। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन की पृष्ठभूमि तुम देखते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल अटलांटिक चार्टर 1941 में, और अटलांटिक चार्टर से तुम लोग वाकिफ ही हो। और फिर 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में 61 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किया। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ नहीं। इसमें अब संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये 6 अंग है। अब राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना में अंतर क्या है, इसको देखिए। तो राष्ट्र संघ की विफलता के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। राष्ट्र संघ विफल हो गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ, आपको याद है राष्ट्र संघ विफल हो गया था? आप लोग को याद होगा क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हो चुके हो, हम राष्ट्र संघ की विफलता बता चुके हैं। अतः यूएनओ में पहले की गलतियों को सुधारने का प्रयत्न किया गया। जो लीग ऑफ नेशंस में विफलता मिली तो उनका अध्ययन किया गया और यूएनओ में उसे सुधारने का प्रयत्न किया गया। फिर आप देखते हो कि राष्ट्र संघ की तुलना में संयुक्त राष्ट्र संघ अधिक प्रतिनिधियों वाला संगठन है। राष्ट्र संघ में तो कम लोग थे और संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिक प्रतिनिधियों वाला ये संगठन है। राष्ट्र संघ की विफलता का मुख्य कारण असेंबली और काउंसिल। राष्ट्र संघ में 2 संगठन था, जैसे आप देखते हो यहाँ जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल है, तो सिक्योरिटी काउंसिल को ज्यादा पावरफुल बना दिया गया है। तब क्या था राष्ट्र संघ में कि असेंबली और काउंसिल दोनों के इक्वल पावर थे, तो फिर उससे काम नहीं चल पाता था। और असेंबली में भी सारे मेंबर्स होते थे, काउंसिल में भी सारे मेंबर्स होते थे। तीसरा, प्रमुख देशों को राष्ट्र संघ में कोई विशेष शक्ति प्राप्त नहीं थी। जैसे हम आपको बताते हैं कि लीग ऑफ नेशंस में सबको बराबर की शक्ति थी, तो बराबर की शक्ति सभी देशों को और बराबर अधिकार था, तो कोई उसमें निहित स्वार्थ नहीं था। नो वन वॉज द वेस्टेड इंटरेस्ट, मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं था जिसको मोटिवेशन मिलता हम काम करें, उसको लगता है सबको तो बराबर शक्ति है। तो इसी एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर सुरक्षा परिषद में 5 मेंबर्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया ताकि वह इंटरेस्ट से कार्य करें, वो इन्वॉल्व होकर कार्य करें और उनको मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट वन देखते हो कि प्रमुख देशों को, राष्ट्र संघ के पास आक्रामक देशों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रकार का प्रावधान दिया गया है। जैसे जो राष्ट्र संघ था, राष्ट्र संघ को यह प्रावधान नहीं था, उसमें ये शक्ति नहीं थी
कि संबंधित देश पर कार्रवाई करे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ संबंधित देश पर कार्रवाई कर सकता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां क्या है उसको देखो। तो राजनीतिक क्षेत्र में कुछ समस्याओं का समाधान, अरे बहुत ज्यादा तो राजनीतिक क्षेत्र में वीटो शक्ति के कारण इसको सफलता नहीं मिल पा रही है, आप लोग भी पढ़ोगे। लेकिन चलिए कम से कम संयुक्त राष्ट्र संघ को कुछ राजनीतिक मुद्दों पर तो सफलता जरूर मिलती आई है। जैसे ईरान इराक वॉर को समाप्त करने में मिली, साइप्रस संकट में थोड़ी सी मिली, जैसे कोरिया संकट में मिली या खाड़ी संकट में मिली, तो मतलब कुछ न कुछ तो सफलता भी मिली है। और दूसरा, आर्थिक उपलब्धियां इसकी महत्वपूर्ण है। यह दुनिया के आर्थिक परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए अपनी विशेष एजेंसियां, इसकी विशेष एजेंसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि के माध्यम से नवीन अनुसंधानों को प्रोत्साहित किया। तीसरा है सामाजिक उपलब्धियां तो इसकी बहुत ज्यादा है। ये यूएनओ को सबसे अगर सफलता मिली है तो बीमारियों के फ्रंट पर देखो। हालांकि अभी जो कोविड आया था उसमें आप पढ़ते होंगे, आप लोगों के सामने की घटना है कि इसकी यूएनओ की कई आलोचना हुई कई जगहों पर इसका, लेकिन फिर भी यूएनओ ने बहुत हद तक काम किया है। और सबसे बढ़कर चेचक और पोलियो जैसी बीमारी है उसको एबोलिश करने में बड़ी भूमिका है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन बहुत अच्छा रोल प्ले करता रहा है। टीकाकरण के क्षेत्र में, वैक्सीनेशन के क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन काफी आगे बढ़ा है। सांस्कृतिक उपलब्धियां में यूनेस्को, इसका एक ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं, यूनेस्को के माध्यम से प्राचीन विश्व की विस्मृत संस्कृतियों को संरक्षित करने का संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रयास सराहनीय है। जैसे यूनेस्को के माध्यम से जो प्राचीन विश्व की विस्मृत संस्कृतियां हैं उसको संरक्षित करने का जो यूएनओ का प्रयास है वो बहुत सराहनीय है। लेकिन इसकी सीमाएं भी, अब सीमाएं देखिए। राजनीतिक मोर्चे पर यूएनओ को ज्यादा सफलता नहीं मिली। होती क्या है कि जिस समय कोई काम होता है तो वीटो लग जाता है। अब देखो सीरिया के मुद्दे पर वीटो लग गया, अब यूक्रेन के मुद्दे पर वो कुछ करता तो रूसी गणतंत्र के पास वीटो है तो रूस वीटो लगा देता है। तो वीटो की शक्ति के कारण तो ये लकवाग्रस्त हो गया है, काम ही नहीं कर पाता है। तो एक तो इसकी विफलता है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपना कोई वित्तीय स्रोत नहीं है। जैसे आप लोग कोविड के टाइम में सुनते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ पर चाइना ने कोई डोनेशन दे के और उस पर वर्चस्व स्थापित कर लिया, यूनेस्को पर भी कर लिया है, कुछ खास ऑर्गेनाइजेशन पर कर लिया है। तो इसका फंडिंग का सिस्टम कोई अगर साइंटिफिक रहता तो ज्यादा इंडिपेंडेंट होकर यूएनओ काम कर पाता। और तीसरा है कि यूएनओ के पास, यूएनओ सैनिक कार्रवाई करता है और कर सकता है, लेकिन यूएनओ के पास अपनी सेना नहीं है। वह सैन्य सहयोग के लिए यूएनओ किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर होता है। चौथा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी, तब से लेकर आज तक इसकी संरचना लगभग अपरिवर्तित है। बताओ 1945 में जो संस्था बनी वो आज तक उसी तरह चल रही है। ऐसे में यूएनओ में बदलते वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य के मुताबिक बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। अब बताओ, भारत है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका है, नाइजीरिया है, कई ऐसे कंट्रीज हैं जिनका स्टेटस आज काफी, ब्राजील है, काफी बढ़ चुका है। अब इनको यूएनओ की में सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप देने की बात है, परंतु उस दिशा में प्रयत्न नहीं हो रहा है। अब 1945 की सच्चाई 2023 की सच्चाई तो नहीं होगी, कितना फासला है। लेकिन आज भी यूएनओ उससे आगे नहीं बढ़ सका है। तो यूएनओ में अविलंब सुधार करने की आवश्यकता है। तो चलिए, यूएनओ पर मैं इतनी चर्चा आपको करना चाहता था। तो सिलेबस तो आपका आज समाप्त हो गया। एक क्वेश्चन पहले मैं आपको डालता हूं। क्वेश्चन लिखिए, कोरिया संकट ने शीत युद्ध का वैश्वीकरण कर दिया।
सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, यानी उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। अब ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा, 150 वर्ड्स का है। ये अंतिम क्वेश्चन है विश्व इतिहास में जो मैंने दिया है। अब 3 दिन का जो हमारा सेशन चलेगा वो स्टॉर्मी सेशन होगा। वो आपको समझने का होगा, एंजॉय करने का होगा। कॉन्टेम्पररी तक दुनिया कैसे बदली वो हमें दिखाना है। पहले आप लोग मिस्टर अंकुर के माध्यम से आप हमें पहले सूचित करिए कि आगामी 3 क्लास के लिए आप उत्साहित हैं कि दुनिया को देखेंगे, समझेंगे, बदलाव को समझकर वर्तमान युग तक आएंगे और थिंकिंग क्रिएचर बनेंगे। तो ये 3 क्लास के लिए आप में उत्साह है। प्लीज बी फास्ट और इन्फॉर्म मी, है ना। तो आज जो मैंने मैटर दिया उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और धीरे धीरे पढ़िएगा। उसके लिए कोई, चूंकि आपका सिलेबस का पार्ट नहीं, सिलेबस आज फिनिश हो गया। सिलेबस का मतलब है कि इतना, और क्वेश्चन यूपीएससी में पूछेंगे तो इतने से पूछेंगे। अब आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन इसको समझने के बाद तब आप बहुत, आपकी समझदारी आगे बढ़ जाएगी। वो आपकी समझ विकसित करने के लिए 3 क्लास बहुत आवश्यक है, इसीलिए मैंने दिया। मेरे लिए तो टैक्सिंग ही है, प्रेशर ही है, लेकिन मेरे लिए तो आप जितना बेहतर हो सके वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि वो 3 क्लास आपको कर लेना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं कल, परसों, तरसों 3 क्लासेस और भी होंगे आपको, है ना। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू।